सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, देखिए पहले ध्यान समझिए कॉन्टेक्स्ट हम कर क्या रहे हैं। तो डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू द मशीन लर्निंग इन डिटेल, पहले समझना पड़ेगा कि लर्निंग क्या है ना। जब हम ये समझेगा लर्निंग इन जनरल, लर्न करने का, सीखने का क्या मतलब होता है, तब हम ये समझेंगे कि अभी आर्ट मशीन को कैसे सिखानी है, मशीन लर्निंग का इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब होगा। तो आई गो वन बाय वन। व्हाट इज लर्निंग? Learning evolves changes in the behavior due to experience, focus on adapting rather than relying on instincts or temporary states. तो बेसिकली आइडिया क्या है? इफ आई गो वन बाय वन, आपका अगर हम बोल रहे हैं लर्निंग हो रही है, तो आपका जो बिहेवियर है वो सेम रहना चाहिए कि चेंज होना चाहिए? आपका बिहेवियर समय के साथ चेंज होना चाहिए ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड फोकस ऑन अडेप्टिंग रादर देन रिलाइंग ऑन इंस्टिंक्ट्स। तो मैं यहाँ पे एक बच्चे का एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ। तो आप समझिए, अभी एक बच्चा है जो अभी चलना नहीं सीखा। हम सब ने अपनी लाइफ में इस स्टेज को पार किया है ना। तो बच्चा रोज एक एफर्ट करता है, मे बी एक दिन में कई कई बार कोशिश करता है, हर बार मे बी वो एक डिफरेंट तरीके से डिसबैलेंस होकर गिर जाता है। और इस बात को याद रखना जरूरी है कि दो पैरों पे चलना ये कोई आसान काम नहीं है। मतलब अभी तो हमें आदत हो गई, हम आराम से चल रहे होते हैं, बट हमने बहुत स्ट्रगल किया है इसके साथ। या साइकिल चलाना सीखने में कितना स्ट्रगल किया है। तो हमने बहुत सारे काम किए हैं, उन काम से कई बार हम गिरे हैं। गिरने के बाद हमारा एक लर्निंग ग्राफ बना है कि यार ऐसे नहीं करना। हो सकता है कुछ गलती रिपीट भी की हो, बट समय के साथ जब हम बार बार ये करते गए तो धीरे धीरे हमारा बिहेवियर चेंज हुआ, हमने अपने आप को अडेप्ट किया, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लर्निंग। और फाइनली हम चलना या साइकिल चलाना सीख गए, है ना। तो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ लर्निंग। अब लर्निंग को अगर थोड़ा साइंटिफिक तरीके से डिस्कस करें तो एक बार समझते हैं पूरी अगर प्रॉपर एक लर्निंग होनी, एक सिस्टम बनाना है लर्निंग के लिए, तो क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला कंपोनेंट जैसे हम बोलते हैं परफॉर्मेंस एलिमेंट। ये क्या करेगा? किसी भी सिचुएशन पे परफॉर्मेंस कंपोनेंट ये डिटरमाइन करता है कि क्या एक्शन लेना है। सो डिटरमाइन एक्शन बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी। जो भी हमारी नॉलेज है, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उस बेस पर हमें क्या बोलना है। मान लीजिए आप स्कूल में 4th-5th क्लास के बच्चे, किसी ने आपको बोल दिया पागल, ऐसे बोल दिया कि तुम पागल हो। अब आप क्या एक्शन लोगे? तो आपकी कुछ नॉलेज होगी, आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, वो बच्चा कौन है, आपका दोस्त है, आपका दुश्मन है, पावरफुल है कि वीक है, क्या एक्शन लेना चाहिए, बहुत कुछ आपके दिमाग में चलेगा। बट ये सब सोच समझने के बाद या अपना नॉलेज बेस इस्तेमाल करने के बाद उस सिचुएशन में अब आप क्या करेंगे? आप एक रिस्पॉन्स लेंगे, आप एक एक्शन लेंगे। यस। तो अब आगे बढ़ता हूं। अब एक्शन लेने पहले इसी डायग्राम को देख लेते हैं। क्रिटिक परफॉर्मेंस इवेल्युएटर। जब आप एक्शन लेंगे तो एक्शन से ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगा। अब या तो सामने वाला चुपचाप चला जाएगा, या बात थोड़ी और बढ़ेगी, वो कुछ और आपको बोलेगा, फिर आप कुछ और बोलेंगे। बट कुछ भी हो, चाहे आपकी पिटाई हो या आप उसकी पिटाई करो, कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर होने वाली है। तो अब जैसे ही आपकी लर्निंग होगी, जो दूसरा कंपोनेंट है जैसे बोलते हैं लर्नर कंपोनेंट, है ना, ये लर्निंग जो भी वहां पे होगा, एक इवैल्यूएटर होगा जो इवैल्यूएट करेगा कि क्या कंक्लूजन निकला, और वहां से हमें मिलेगा एक फीडबैक जो जाएगा लर्नर कंपोनेंट में, और वो आपके नॉलेज बेस को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करेगा। तो देयर यू सी, इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एलिमेंट बाय एनालाइजिंग द आउटकम। क्या क्या आउटकम है उसको एनालाइज करेगा, है ना, और उसके बाद फिर से आपका नॉलेज बेस एनहेंस होगा। तीन चीजें देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहले तो अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज। हम अभी तक क्या मान के चल रहे थे, हमारी तक अभी तक नॉलेज बेस क्या था, जो फीडबैक आया उससे कैसे अब हम इस कैपेबिलिटी को एनहेंस करेंगे, और जो नॉलेज हमारे पास आई, हमारे दिमाग में तो कैसे हो रहा है मान के चलिए हमें पता है, बट मशीन में कैसे करना है, तो जो नई नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो एक्शन लेना, उससे जो रिजल्ट आएगा उसके फीडबैक से समझना, अपने आप को इंप्रूव करना, और अगली बार पहले से बेटर एक्शन लेना। ये कुछ ये डायग्राम ऑब्वियसली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, सब 5 मार्क डायग्राम। तो अगर कोई आपसे बोल दे लर्निंग कंपनी पूरा सिस्टम बनाना है, ये आपको बना के आ जाना है। दो चीजें और इंपॉर्टेंट है अगर कंटिन्यूसली हमें लर्निंग करनी है। वन इज लाइक एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज। जब तक आप नई बात नहीं सीखेंगे तब तक नया लर्निंग नहीं हो सकता। सो एसेंशियल टू लर्निंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, सिमिलर टू हाउ स्टूडेंट्स लर्न न्यू मैथमेटिकल टेक्निक्स। जब भी एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर मैं रोज नई बातें सीख रहा होता हूँ, तो लर्निंग शुड बी कंटिन्यूअस। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटीग्रेट न्यू नॉलेज एंड रिड्यूस सॉल्यूशन व्हेन नॉट ऑल डेटा इज अवेलेबल। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। कोई बहुत सारी सिचुएशन में मशीन लर्निंग में भी ये बात सीखते हैं, और एज अ ह्यूमन भी हम एक बात सीखते हैं
क्या हर समय किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एग्जैक्ट 100% नॉलेज हमारे पास होगी क्या? सर कभी नहीं होगी। तो जितना नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके थोड़ा सा अंदाजा लगा के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना, जो नई इंफॉर्मेशन है, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए। बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे, कुछ फीडबैक मिलेगा, उससे कुछ सीखोगे, फिर आगे ट्राई करोगे। तो यहाँ पे एक बात समझना, जो फिलॉसफी वाली बात भी होगी, लर्निंग का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम सही सॉल्व हो, प्रॉब्लम सही सॉल्व हो, प्रॉब्लम गलत सॉल्व हो, बट लर्निंग आपकी हमेशा होती है, तो ट्राई करते रहना है ना। तो ये हमारा आइडिया हो गया लर्निंग कंपोनेंट्स का। इंपॉर्टेंट हेडिंग्स आपको लिख के देखनी है 2 बार, ध्यान रखना, और डायग्राम को एक बार बना के देख लेना है। आगे बढ़ता हूं, मैं दोबारा याद दिला रहा हूं, अभी भी हमने मशीन लर्निंग की बात नहीं की, अभी हम बेसिक लर्निंग को समझ रहे हैं। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज परफॉर्मेंस मेजर्स ऑफ लर्निंग। अब ये क्या चीज है सर? देखिए, हम आगे जाके मशीन लर्निंग की बात करेंगे, बट हम लर्निंग कितनी अच्छी कर रहे हैं, इसके कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए ना। जैसे कार वो अच्छी जो ज़्यादा माइलेज दे, एल्गोरिदम वो अच्छा जो कम टाइम ले। सिमिलरली लर्निंग कौन सी अच्छी, देयर शुड बी सम क्राइटेरिया जिससे हम परफॉर्मेंस जज करते हैं। सो आई विल गो वन बाय वन। पहली इंपॉर्टेंट बात है जनरलिटी। इसका मतलब क्या है? आपका जो नॉलेज है, आपका जो एल्गोरिथम है, आपकी जो लर्निंग अप्रोच है, वो ऐसी ना हो कि इसमें बहुत सारे कांस्टेंट हो कि ऐसा 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 होगा तभी मैं लर्न कर सकता हूं। दैट शुड बी अडेप्टेबल इन अ नंबर ऑफ सिनेरियोज। तो यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं? जनरलिटी रिफर्स टू मशीन लर्निंग मॉडल्स एबिलिटी टू परफॉर्म वेल अक्रॉस वेरियस डेटा सेट्स एंड एनवायरमेंट, है ना, नॉट जस्ट ऑन वन इट इज ट्रेन्ड ऑन। तो अगर हमने किसी स्पेसिफिक डेटा सेट पे ट्रेन किया, हम कुछ नया भी लाना चाह रहे हैं, तो देयर शुड बी काइंड ऑफ ए जनरलिटी। जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह के फेसेस होंगे, कई बार रोशनी ज़्यादा होगी, कई बार कम होगी, कई बार एंगल फेस का ऊपर नीचे आगे पीछे कैसा भी हो सकता है। क्या हर तरह के सिचुएशन में आपका जो एल्गोरिथम है फेस डिटेक्शन का, वो सीखने के लिए, काम करने के लिए तैयार है कि नहीं है? दैट इज जनरलिटी। या बोल रहा नहीं इमेज इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, एंगल ऐसा करो, लाइट ऐसी करो, तब तक भाई डिटेक्ट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो जनरलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज ऑब्वियसली एफिशिएंसी, कितनी स्पीड से, कितनी जल्दी आप काम कर रहे हैं। तो यहां पर मैं एग्जांपल शो कर रहा हूं कि मान लीजिए देयर इज एन एल्गोरिथम जो क्या कर रहा है, स्पैम डिटेक्शन एल्गोरिथम है, ईमेल पे स्पैम आते हैं। अब बहुत सारे स्पैम्स का उसको पहले से पता है, धीरे धीरे मॉडल ट्रेंड हो चुका है, लेकिन डेली कुछ लोग हैं ना जो खाली बैठ के स्पैम बना रहे हैं, कोई नए तरह का स्पैम पाएगा, हो सकता है आपके एल्गोरिथम से, आपके एंटीवायरस से पहली बार गलती हो जाए, बट जल्दी से समझना कि अच्छा दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ स्पैम, और जल्दी से उसको अपने मॉडल के अंदर इंटीग्रेट करना, और फिर आने वाले टाइम में जो भी नए इस तरह के मेल आए उनको स्पैम की कैटेगरी में रखना। हाउ फास्ट, हाउ एफिशिएंटली यू कैन टेक एक्शन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो लर्निंग बहुत स्लो नहीं होनी चाहिए कि इतने आपने लर्न किया इतने नुकसान ही हो गया। लर्निंग शुड बी वेरी फास्ट, रोबस्ट। नाउ दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा भी ना हो कि आपका जो लर्निंग मॉडल है, जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, उसको किसी भी तरह का नॉइस, किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन ना हो, मतलब उसमें वो काम ही ना करे। सो रोबस्टनेस इज एबिलिटी ऑफ अ मॉडल टू हैंडल एरर, नॉइस एंड अनएक्सपेक्टेड डेटा विदाउट फेलिंग। तो यहाँ पर मैं, जैसे आजकल आप देखते हैं एलेक्सा वगैरह, तो मान लीजिए एक घर के अंदर पार्टी का एनवायरनमेंट है, बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करो, वैसे तो ट्रेंड है अलेक्सा प्ले म्यूजिक, या अलेक्सा व्हाट इज द न्यूज टुडे, समथिंग लाइक दिस, पर इतने शोर में गाने चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, देन इफ आई से अलेक्सा, तो क्या उतने सारे नॉइस में वो एलेक्सा इस वर्ड को आइडेंटिफाई करके स्पेसिफिकली मेरी कमांड सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकता है? सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि हमारा जो लर्निंग है वो रोबस्ट होना चाहिए, कि लाइक अ नॉइसी रूम में भी वो कमांड को आइडेंटिफाई कर पा रहा है। यस, एफिकेसी, फाइनली विदाउट फेल कितने अच्छे से काम कर पा रहा है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि अगेन, अगर एक लेट मी से सेल्फ ड्राइविंग वाली कार है, टेस्ला वाला एग्जांपल आप मान के चल सकते हैं, तो बिना टक्कर करे, बिना किसी को एक्सीडेंट करे, अगर सोर्स ए से डेस्टिनेशन बी तक जाना है इन अ ट्रैफिक जैम काइंड ऑफ अ सिचुएशन, तो कितने अच्छे से वो कर सकता है। सो दैट इज नोन एज एफिकेसी, कि लर्निंग आपकी फाइनली कितनी अच्छी है। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्प्लीमेंटेशन। ऐसा तो नहीं कि आपका लर्निंग मॉडल, आपका लर्निंग आइडिया इतना कॉम्प्लेक्स हो, अल्टीमेटली काम तो कंप्यूटर को ही करना है, जिसको कोड करना, जिसको एग्जीक्यूट करना, जिसको इंप्लीमेंट करना, इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं जिसके बेस पे हम किसी भी लर्निंग को जज करेंगे। मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, जनरलिटी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, रोबस्टनेस होना चाहिए, एफिकेसी होनी चाहिए, एंड ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। नाउ आगे हमें डिटेल में बात करनी है, बट
इस बात को बहुत ध्यान से समझना है, सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। मैं अभी भी याद दिला रहा हूँ, अभी तक मैंने मशीन लर्निंग की कोई बात नहीं की, बट लर्निंग के ये दो डिफरेंट आइडियाज है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दोनों को आगे जाके हम मशीन लर्निंग में डिटेल में पढ़ेंगे। सो पहले बात करते हैं व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग। अगर आसान भाषा में समझाऊं कि मैं अगर आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ दूं कि अगर ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है, ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है, और ऐसे करके आपको हजारों क्वेश्चंस के ऊपर ट्रेन करना शुरू करूं, इसको बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। जब क्वेश्चन और आंसर दोनों पता हो एंड देन यू नो मेक एन एडजस्टमेंट और समझते हो कि अच्छा कैसे इसको आंसर करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट है जिसको हम दिखा रहे हैं अलग अलग फ्रूट्स और साथ में उनके नाम पहले से बता रहे हैं, ऐसा नहीं बता रहे हैं। तो अब स्टूडेंट के मन में एक आइडिया है कि अच्छा इफ दिस इज एन इमेज देन एप्पल, बट हर बार एप्पल एग्जैक्टली सेम तरह का होगा, नहीं, जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर शायद ये भी एप्पल बना हुआ है, इधर 2 लीफ है, इधर 1 लीफ है, बट अब क्या इसका दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग है जो आइडेंटिफाई करने दिस मस्ट ऑल्सो बी एप्पल, क्योंकि मेरी सुपरवाइज लर्निंग हो चुकी है। दिस इज एन आइडिया। सो supervised learning involve training a machine learning model using labeled data, which means the data is already associated with the correct answer। तो जब क्वेश्चन के साथ आंसर एसोसिएटेड हो और जब हम इस तरह से मशीन को या इन जनरल ह्यूमन को ट्रेन करते हैं, इस तरह की लर्निंग को क्या कहते हैं? सुपरवाइज लर्निंग। टू कोट एन स्टेप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, 4 स्टेप्स ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। पहला, सबसे पहले इनपुट और आउटपुट की पेयरिंग करना। तो हमारे वाले एग्जांपल में कौन सा फ्रूट है कौन सा नेम है, कौन सा फ्रूट है कौन सा नेम है। देखो बच्चों को स्टार्टिंग में ऐसे ही तो सिखाते हैं स्कूल के अंदर, एक चार्ट लगा के फ्रूट्स के नेम एंड वेजिटेबल के नेम एंड लाइक दिस, सो दैट स्टूडेंट कैन आइडेंटिफाई, एक मैप बना सके। देन ट्रेन करना, तो बैक टू बैक उसको अलग अलग तरह के इमेजेस दिखाना, उससे बोलना आइडेंटिफाई करो। अगर वो गलत आइडेंटिफाई करता है तो एरर करना, एरर को समझना, एडजस्ट करना, करेक्ट करना, और अगर मैं न्यूरल नेटवर्क की बात करूं, मशीन की बात करूं, तो अपने मॉडल को थोड़ा सा करेक्ट करना सो दैट हम एरर के केस को कम कर सकें। फाइनली आउटकम क्या आएगा? द मॉडल धीरे धीरे इवेंचुअली लर्न करने लगेगा, और ह्यूमन ब्रेन तो इतना स्ट्रांग है कि शायद ही कोई बच्चा बाद में किसी केले में और किसी सेब में फर्क ना कर सके। तो उसने इतने सारे सेब देख लिए अलग अलग तरह के, वो अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसमें से कौन सा एप्पल है। तो दिस इज कॉल्ड एज सुपरवाइज लर्निंग। अब इसका दूसरा भाई है दिस इज नोन एज अनसुपरवाइज लर्निंग। अब ये क्या कहानी है इसको समझिए। आई एम कोटिंग ए डिफरेंट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप एक बात नोटिस करिए, एक बच्चा है जिसको आपने बहुत सारे कॉइन्स दे दिए, उससे बोला सॉर्ट करो, बट सॉर्ट कैसे करना है ये नहीं बताया। अब आप सोचो इस बच्चे के दिमाग में क्या क्या आइडियाज चल सकते हैं। हो सकता है वो कलर्स के हिसाब से सॉर्ट करे, ये कॉपर है, ये स्टील है, ये हल्का सा गोल्डन कलर का है, सिल्वर कलर का, ऐसे सॉर्ट कर दे। हो सकता है वो साइज के हिसाब से सॉर्ट करे, ये वाला ये डेक ऑफ कॉइन्स है जो सेम साइज का इसलिए मैंने ऐसे रखा। हो सकता है वो डिनोमिनेशन के हिसाब से 5 रुपये 1 रुपया उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो अलग अलग। हमने इसको कोई ट्रेन नहीं किया कैसे कैटेगराइज करना है, ये अपने हिसाब से धीरे धीरे सीख रहा है। इसको बोलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। सो लुक एट दिस, अनसुपरवाइज लर्निंग इन्वॉल्व ट्रेनिंग अ मॉडल विदाउट एनी लेबल्स। तो मैं कोई लेबलिंग नहीं बता रहा इसको पहले से, विच मीन्स द मॉडल ट्राई टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड डेटा ग्रुपिंग ऑन इट्स ऑन। खुद से वो कितने ग्रुप बनाने वो भी खुद से डिफाइन करेगा, क्या नाम रखना खुद भी डिवाइड करेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में वही बोल रहा हूँ, कलर है, साइज है, डिनोमिनेशन है, अपने हिसाब से वो चूज करेगा। 3-4 पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अनसुपरवाइज में, इनपुट विदाउट लेबल जो मैं देना है, देन पैटर्न रिकॉग्निशन, वो खुद से रिकॉग्नाइज करेगा। द मॉडल एनालाइज द डेटा एंड ट्राई टू फाइंड एनी नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पैटर्न, वो खुद से देखेगा कि मे बी किस तरह से मेरे को करना, कलर के हिसाब से, साइज के हिसाब से, सो ऑन एंड सो फॉर। देन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, द मॉडल ऑर्गेनाइज डेटा इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द पैटर्न्स इट परसीव। एंड देन ऐसा भी हो सकता है कि बाद में उसको लगे एक पैटर्न बढ़ाना है कि एक पैटर्न कम करना है, 2 को मर्ज करना। सो मॉडल ट्राई टू क्रिएट इट्स ऑन कैटेगराइजेशन विदाउट एनी एक्सटर्नल गाइडेंस। नाम ही है उसका अनसुपरवाइज, तो उसको कोई एक्सटर्नल गाइडेंस की जरूरत नहीं है। सो दैट इज वन आइडिया। Now, the last point in simple learning is there are some well-defined learning problems. अब धीरे धीरे चाहे ह्यूमन ब्रेन, अब थोड़ा थोड़ा आई एम गोइंग टुवर्ड्स द मशीन लर्निंग वाला साइड, तो मशीन को सिखाना है तो कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स की। अब देखो ऐसा समझो, ऐसा नहीं है कि हमने इसको ऐसे मैं समझाता हूँ कि हमने बोला हमें मशीन लर्निंग करनी है, भाई कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो हमने समय के साथ गेम प्लेइंग करना शुरू किया, या हमने ड्राइवरलेस व्हीकल, ऑटोनोमस व्हीकल्स बनाने शुरू किए, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पकड़ी, वहां पे मशीन को ट्रेन करना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे उस सॉल्यूशन को, उस कैपेबिलिटी को हमने समय के साथ बाकी एरियाज में अप्लाई किया, जनरलाइज किया, है ना। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम क्या है?
A well-defined learning problem allow a computer program to improve at a specific task through experience. तो ऐसा नहीं एक बार में आपको ऐसा कंप्यूटर मिल जाएगा तो सब कुछ कर सके, पहले हम उसको स्पेसिफिक टास्क करना सिखाते हैं, धीरे धीरे ट्रेन करते हैं, एंड देन द प्रोसेस गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब यहाँ पे 3 स्टेप है। पहले टास्क क्या है, स्पेसिफिक एक्टिविटी और चैलेंज द प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, कि भाई तेरे को करना है क्या, तेरे को गेम खेलना है, कार चलानी है, क्या करना है। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस मेजर द क्राइटेरिया यूज टू जज द प्रोग्राम्स इफेक्टिवनेस एट अ टास्क, कितना अच्छा उसने किया। एंड देन जो भी आपका एक्सपीरियंस है, द डेटा और इंटरेक्शन फ्रॉम विच द प्रोग्राम लर्न्स, फाइनल जो भी रिजल्ट है उससे सीखेगा और अगली बार पहली बार से अच्छा करने की कोशिश करेगा, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे गेम प्लेइंग, मैं यहाँ पे चेस का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप कोई और एग्जाम्पल ले सकते हो, बट एनी काइंड ऑफ गेम प्ले जहाँ पे आइडिया कि हमें जीतना है और हम जीते कि नहीं जीते, क्या गलती हमने की, अगली बार क्या हम ये गलती फिर से करेंगे कि नहीं करेंगे, दैट कैन बी ब्यूटीफुल आइडिया। हैंड राइट रिकॉग्निशन आजकल तो बहुत अच्छा है ना। तो फॉर एग्जांपल हमने पहले से कुछ हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं और उसका एक्चुअल टाइप्ड वर्जन दिया हुआ है और एल्गोरिथम से बोल रहे हैं आप ट्राई करो, सीखो धीरे धीरे, और धीरे धीरे वो समझेगा कि एक लेटर को मे बी एच को लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं, कोई कैसे कैसे एच को लिख सकता है, और धीरे धीरे वो मशीन अपने आप को इम्प्रूव करता जाएगा और एक्यूरेसी रेट इंप्रूव होता जाएगा। तो दैट कैन बी वेरी गुड केस स्टडी कि धीरे धीरे हमने मशीन को कितना स्मार्ट बना दिया। ऑटोनोमस ड्राइविंग तो आजकल कूल है ना, टेस्ला एंड नंबर ऑफ अदर कंपनीज आर डूइंग दैट। अभी भी मैं बोलता हूँ हम काइंड ऑफ इनिशियल स्टेज पे हैं, बट धीरे धीरे वी कैन इमेजिन मे बी नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में क्या इंडिया में भी हमारी रोड पे भी ऐसा हो सकता है कि सच में 80 to 90 or even 100% of the cars are driven automatically, autonomously. Nobody is specifically driving them. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पे हम मशीन को ट्रेन करते हैं। तो इनका एडवांटेज क्या है कि जब आप एक लर्निंग मॉडल बना लोगे ये सब काम करने के लिए, धीरे धीरे फिर हम उसको जनरलाइज करके बाकी एरिया में भी जा सकते हैं। सो लर्निंग क्या है, लर्निंग के कंपोनेंट्स क्या हैं, सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, और कुछ स्पेसिफिक केस स्टडी जो वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम्स है सब हमने डिस्कस किए। नाउ आई थिंक वी आर रेडी फाइनली टू गेट इनटू द फेज ऑफ कि मशीन लर्निंग का पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, फिर डिफाइन करते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है और क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस, ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग। चैप्टर नंबर 1 में, यूनिट नंबर 1 में, तो बेसिक्स से ही हमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। ओके अभी भी आप में से 75% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।